अब हम पढ़ते हैं हेपार सल्फर के बारे में। तो हेपार सल्फर जो होता है कॉमन नेम है सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम, CaS से बनता है ये। पहला पॉइंट है फॉर टॉर्पिड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस पर्सन्स विद लाइट हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन स्लो टू एक्ट मसल सॉफ्ट एंड फ्लेवी। टॉर्पिड मतलब थका हुआ, लिम्फेटिक मतलब लिम्फेटिक मतलब यहाँ पे है कि जो जिसकी थोड़ी थोड़ी बॉडी होती है, जिसको हम ल्यूकोफ्लैग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को दिया जाता है हेपार सल्फर जो टॉर्पिड है लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के उन लोगों को। पर्सन्स विद लाइट हेयर, ऐसे पर्सन जिनका हेयर लाइट है एंड कम्प्लेक्शन जो है स्लो कम्प्लेक्शन लाइट हेयर एंड कम्प्लेक्शन है, ऐसे लोग जिनका लाइट हेयर है एंड लाइट कम्प्लेक्शन उनको दिया जाएगा। स्लो टू एक्ट मसल सॉफ्ट एंड फ्लैबी, जिनके मसल्स जो होते हैं वो स्लो एक्ट करते हैं, मतलब धीरे धीरे काम करते हैं, और मसल्स उनके सॉफ्ट एंड फ्लैबी है तो उनमें हम हेपार सल्फर देंगे। फिर है द साइटस इंजरी कॉज सेपरेशन ग्राफ मर्क्यूरियस। साइटिस इंजरी मतलब कि थोड़ी सी भी जो चोट लग जाती है उससे उसको सेपरेशन फील होता है, मतलब पल्स फॉर्मेशन फील होता है। इसमें और दो रेमेडीज है, एक है ग्राफ और एक है मर्क्यूरियस। फिर डिजीजेज वेयर द सिस्टम हैज़ बीन इंजर्ड बाय द अब्यूज ऑफ मर्करी, ऐसी डिजीजेज जहाँ पे मरकरी के यूज़ ओवर यूज़ से सिस्टम में इंजरी हुई है या फिर उनको दिक्कत बढ़ी है मरकरी के ओवर यूज़ से, तो हेपार सल्फर सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें पोडोफाइलम भी सोच सकते हैं, ठीक है। फिर इन डिजीजेज व्हेन सेपरेशन सीम्स इनएविटेबल हेपार में ओपन द एब्सिस एंड हैसन द क्योर। ऐसी डिजीजेज जहाँ पे पस फॉर्मेशन जो है वो हो चुका बट निकल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन नहीं हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है, उसमें हम हेपार दे सकते हैं, क्योंकि हेपार जो है वो एब्सिस को मतलब कि जो पॉकेट ऑफ पस है उसको ओपन कर देता है एंड जल्दी से क्योर को स्पीड अप करता है, ठीक है। हैसन द क्योर मतलब क्योर को स्पीड अप करता है। अगर हम हेपार सल्फ को लो पोटेंसी में देते हैं तो उससे जो पस है वो बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर हाई पोटेंसी में देते हैं तो वो अंदर ही अंदर अबॉर्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे समझ सकते हैं ना कि अबॉर्शन मतलब अंदर ही अंदर किसी फीटस को मार देते हैं, तो वैसे ही हेपार सल्फ में क्या होता है कि अंदर अगर हम हाई पोटेंसी में देते हैं तो अबॉर्ट हो जाता है पस, मतलब कि अंदर ही अंदर वो पस ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पेशेंट इज पीविश, एंग्री एट द लीस्ट ट्रिफल, हाइपोकॉन्ड्रियल एंड रीजनेबली एंशियस। पेशेंट जो है हेपार सल्फ में वो पीविश होगा, मतलब इरिटेटेड होगा, एंग्री एट द लीस्ट ट्रिफल, एंग्री होगा लीस्ट ट्रिफल में। लीस्ट ट्रिफल मतलब कि छोटी मोटी बातचीत, छोटी मोटी नोक झोंक से एंग्री हो जाता है, तो इसमें हेपार सल्फर देखने को मिलेगा। हाइपोकॉन्ड्रियल, हाइपोकॉन्ड्रियकल मतलब कि उसमें ऐसा है कि हाइपोकॉन्ड्रियकल वर्ड का मतलब होता है कि हाइपोकॉन्ड्रियकल, हाइपोकॉन्ड्रियक इसका मतलब होता है जैसे मान लो कभी कभार ऐसा होता है ना कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, ठीक है, पेशेंट खुद भी नॉर्मल है, लेकिन वो तब भी उसको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, और वो ऐसे बात करेगा या ऐसे अपने सिम्टम्स बताएगा कि हाँ इसको तो बहुत ज़्यादा बीमारी है, इसको इतनी परेशान बीमारी से कि ऐसी परेशानी दुनिया में किसी को नहीं हो सकती। तो ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिकल, कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन तब भी वो मतलब बीमार, वो हेल्दी है, बीमार नहीं है, तब भी अपने आप को बीमार बता रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिकल। अनरीजनेबली एंशियस, जो बिना कारण के ही बहुत ज़्यादा एंशियस हो, तो उसमें हम हेपार सल्फर सोच सकते हैं। फिर है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, इमेजिन ही कैन फील द एयर if a door is opened in the next room, must be wrapped up to the face even in hot weather. Sorinum cannot bear to be uncovered. Nux cannot bear to be covered. Camp sec takes cold from slightest exposure to fresh air tube. जो हेपार सल्फ है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के लिए, ठीक है, और वो इमेजिन करता है जैसे कि अगर अगले वाले कमरे का या बगल वाले कमरे का डोर खुला है तो या उसका विंडो खुला है तो उससे जो हवा आ रही है उससे उसको ठंड लग रही है, ठीक है, और उसको हॉट वेदर में भी अपना फेस को रैप करने की उसको मतलब कि उसकी इच्छा होती है कि हॉट वेदर में भी अपने फेस को वो ढाँक के रखेगा, कवर करके रखेगा। ऐसा हमें सोरानियम में भी देखने को मिलता है, लेकिन और नक्स में क्या होता है, नक्स में भी ये होता है कि वो अपने आप को कवर करके रखता है। और कैन नॉट बियर टू बी अनकवर्ड, मतलब नक्स होने का और हेपार सल्फ जो है वो अपने आप को अनकवर नहीं सह सकते हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ अपने आप को ढकने के लिए, ओढ़ने के लिए चाहिए होता है। फिर है कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, वो है कैम्फर एंड सैक करके मेडिसिन है, मतलब ये दो रेमेडीज ऐसी हैं जो हेपार सल्फ और नक्स होने के उल्टे हैं, मतलब कि वो अपने आप को कवर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसमें दो रेमेडीज़ का नाम लिखा है कैम्फर एंड सैक करके, आई डोंट नो इट्स फुल फॉर्म। नेक्स्ट अगर मूव ऑन करते हैं वो है टेक्स कोल्ड फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू फ्रेश एयर ट्यूब। जो हेपार सल्फ है वो कोल्ड उसको फील होता है, ज़रा सा उसने फ्रेश एयर में चला गया,
मतलब ज़रा सा फ्रेश एयर क्या हो, मतलब जैसे मान लो थोड़ा सा भी वो फ्रेश एयर में गया तो उसको फील होगा कि वो उसे कोल्ड लग रही है, ठीक है। ऐसा ट्यूब में भी होता है। फिर है यूरिन फ्लो इम्पेडेड, voided slowly without force, drops vertically, is obliged to wait a while before it passes, bladder weak, is unable to finish, seems as if some urine always remains, alum silesia। हेपार सेल्फ का जो यूरिन होगा वो उसमें क्या होगा, फ्लो इम्पेडेड होगा, मतलब फ्लो जो है होगा उसका इम्पेडेड मतलब कि इम्पेडेड मतलब होता है कि इंस्टेंटली ना आना, ठीक है, रुक रुक के आना, ऐसा होगा। वॉइडेड स्लोली, फ्लो इम्पेडेड मतलब कि यूरिन का जो फ्लो है वो रुक रुक के आएगा और एकदम कॉन्टीन्यूस नहीं फ्लो होगा, ठीक है। वॉइडेड स्लोली धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है, विदाउट फोर्स, बिना फोर्स के। ड्रॉप्स वर्टिकली, और वर्टिकली ड्रॉप होगा। इज़ ऑब्लाइज टू वेट वाइल बिफोर इट पासेस, मतलब कि हेसिस्टेंस या यूरिन में इंस्टेंटली यूरिन उसका नहीं आ रहा जब वो वॉशरूम जा रहा है, उससे कुछ देर वेट करना पड़ता है तब पास होता है। ब्लैडर वीक होता है इसका, ठीक है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में कंट्रोल नहीं होता। इज़ अनेबल टू फिनिश, और वो सही टाइम पे फिनिश भी नहीं कर पाएगा। सीम्स एज इफ सम यूरिन ऑलवेज रिमेंस, और उसे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यूरिन उसमें बाकी है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ऐसा हमें हेपार सेल्फ में, एलम में और सिलेशियम में देखने को मिलता है। फिर है कफ, when any part of the body is uncovered, Restox, Rupi, choking, strangling from exposure to dry west wind, the land wind, aconite। कफ जो उसका होगा वो तब होगा जब बॉडी का कोई सही पार्ट जो है वो अनकवर्ड हो जाता है, ऐसा हमें रेस्टॉक्स में देखने को मिलता है। और क्रूपी कफ है, मतलब कफ है विद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। चॉकिंग कफ है, स्ट्रैंगलिंग कफ है, स्ट्रैंगलिंग मतलब दम घुटने वाला। चोकिंग मतलब भी वही कि जैसे कोई चोक हो जाता है ना कभी कभार खाते खाते, तो वैसा वाला चोकिंग कफ है। स्ट्रैंगलिंग मतलब दम घुटने वाला कफ। उसके बाद फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड, ड्राई वेस्ट विंड्स में एक्सपोज होने की वजह से कफ हो रहा है। द लैंड विंड, जो ज़मीन की हवा चल रही है उसमें से, उसकी वजह से कफ हो रहा है, ठीक है, हवा जो ज़मीन से हवा चल के आ रही है वो, ऐसा हमें एकोनाइट में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है अस्थमा, अस्थमा में है कि ब्रीथिंग, एंशियस, वीजिंग, रैटलिंग, शॉर्ट डीप ब्रीथिंग, थ्रेट एंड सफोकेशन, मस्ट बेंड हेड बैक एंड सिट अप आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, सुराइनम। अस्थमा इसका कैसा होगा, पार्ट सेल्फ का ब्रीथिंग होगा, ठीक है, मतलब सांस लेने ब्रीदिंग होगा अस्थमा इसका। अस्थमा मतलब इसको सांस लेने का मन करेगा। एंशियस होगा, एंशियस मतलब कि बेचैनी होगी उसमें, ठीक है। विजिंग होगा मतलब ल्यूमन पतला होगा, सी की आवाज़ होगी। रैटलिंग होगा, खरखराहट होगा, रैटलिंग मतलब खरखराहट। शॉर्ट होगा, शॉर्ट डीप ब्रीथ्स लेगा वो, ठीक है। थ्रेट एंड सफोकेशन, और उसको फील होगा कि जैसे सफोकेटेड फील हो रहा है उसको अस्थमा में। मस्ट बैंड हेड बैक, अपने हेड को बैंड करता है पीछे की तरफ, एंड सिटअप, और सीधा बैठता है। आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, साइनम, और सप्रेस्ड इरप्शन के बाद अगर हो रहा है तो उसमें अस्थमा देंगे, ठीक है। आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, सप्रेस्ड इरप्शन जो उसका इरप्शन है वो सप्रेस्ड है, उसकी वजह से अस्थमा हो रहा है तो उसमें देंगे, सॉरी इसकी वजह से नहीं, आई मीन टू से कि सप्रेस्ड इरप्शन हुआ है, मतलब कोई इरप्शन हो गया होगा उनकी स्किन में, उसको उन्होंने सप्रेस किया है, उसके बाद अस्थमा हो रहा है, ठीक है, तो उसमें पार्सल देंगे। ऐसा हमें सोयानम में भी देखने को मिलता है कि मान लो पेशेंट आके बोलेगा कि मेरी स्किन में ना रैशेज होते हैं या फिर कुछ ऐसे स्वेलिंग टाइप होता है या कुछ निकल जाता है, तो मैंने ये मेडिसिन लगाई है तो उससे बंद तो हो गया, लेकिन उसके बाद से मुझे अस्थमा हो रहा है, तो उसमें हम सोयानम या फिर हेपार्सल सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रूप, आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, एकोनाइट, डीप रफ बार्किंग कफ विद हॉर्सनेस एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस, एग्रीवेट कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक्स बिफोर मिडनाइट और टुवर्ड्स मॉर्निंग। क्रूप जो है इसका वो होता है ड्राई कोल्ड विंड में एक्सपोज होने के बाद। एकोनाइट में भी ये होता है कि ड्राई कोल्ड विंड में एक्सपोज होने के बाद क्रूप हो रहा है। क्रूप मतलब कि ऐसा कफ जिसमें हॉर्सनेस ऑफ साउंड हो या जिसमें बार्किंग ऑफ साउंड हो, ठीक है। डीप क्रूप है, रफ क्रूप है, बार्किंग कफ है, मतलब हॉर्सनेस है उसका साउंड में प्रेजेंट है, और विद हॉर्सनेस के साथ है, एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस, और म्यूकस की खरखराहट भी है, ठीक है। एग्रीवेट कोल्ड एयर, इसका जो क्रूप होता है वो कोल्ड एयर से एग्रीवेट होगा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक से एग्रीवेट होगा। हेपार्ट सेल्फ का क्रूप बिफोर मिडनाइट से पहले एग्रीवेट होगा, और टुवर्ड्स मॉर्निंग या फिर जब सुबह होने वाली होगी तब उसका एग्रीवेशन होगा हेपार्ट सेल्फ का ग्रुप में। फिर है सेंसेशन ऑफ अ स्प्लिंटर, फिश बोन और प्लग इन द थ्रोट, आर्जेंटम नेट्रिकम, नेट्रिक एसिड, क्विंसी व्हेन सेपरेशन थ्रेटन्स chronic hypertrophy with hardness of hearing, varietal lycopodium, plumbum, solanum। हेपार्ट सेल्फ में सेंसेशन होता है, स्प्लिंटर जैसे फील होता है उसको, ठीक है। फिश बोन जैसे फील होता है, फिर प्लग जैसे फील होता है उसके थ्रोट में। इसमें हमारे पास दो रेमेडीज़ और हैं, एक है आर्जेंटम नेट्रिकम एंड एक है नेट्रिक एसिड। फिर है क्विंसी मतलब स्वेलिंग की टॉन्सिल्स की। वैन सेपरेशन थ्रेटन्स, जब सेपरेशन जो है
वो होने के चांस होते हैं, मतलब पस फॉर्मेशन होने के चांस होते हैं थ्रोट में, तब दिया जाता है। क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी है, मतलब लंबे टाइम से इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है किसी ग्लैंड का, तो उसमें देंगे हम विद हार्डनेस ऑफ हियरिंग। और साथ में हार्डनेस ऑफ हियरिंग है। हार्डनेस ऑफ हियरिंग मतलब नॉट एबल टू हियर वेल, कि सही ढंग से वो सुनाई नहीं दे रहा है, उसको प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहा है, तब हम देंगे हाइपार्सल्फ, मतलब कि इतना उसका हाइपरट्रॉफी हो चुका है ग्लैंड में कि उसको सुनाई देना अफेक्टेड हो रहा है, उसका जो उसका सुनने का पावर है वो अफेक्ट हो रहा है, तो सुनने की जो क्षमता है वो। इसमें और रेमेडीज़ है हमारे पास, ब्राइटा, लाइकोपोडियम, प्लम्बम, सोलाइनम। फिर है द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, कैन नॉट बियर इवन क्लॉथ्स टू टच अफेक्टेड पार्ट्स, लाइक ऐसे सेंसिटिव टू साइटस टच बट कैन बियर हार्ड प्रेशर सिंकोना। स्किन जो होता है पार्ट्स में वो बहुत सेंसिटिव होता है टच करने में, ठीक है। वो यहाँ तक कि क्लॉथ्स को भी बियर नहीं कर सकता, जब अगर वो क्लॉथ्स उसके अफेक्टेड पार्ट्स को टच कर रहे हैं तो, लेकाइसिस की तरह। लेकिन जो सिंकोना है उसमें होता है कि वो टच स्लाइटेस्ट टच के लिए तो सेंसिटिव है, लेकिन उसको हार्ड प्रेशर से आराम मिल रहा है सिंकोना में। फिर है स्किन इन्फेक्शंस एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, द पेन ऑफन कॉजेज फेंटिंग। स्किन इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टच करने में, मतलब थोड़ा सा भी टच हो गया ना, स्किन की प्रॉब्लम जहाँ पे है वहाँ पे उसको टच हो गया तो बहुत सेंसिटिव हो उसको होगा फील, और इतना उसको पेन होगा उन इन्फेक्शंस में कि इसकी वजह से उसको फेंटिंग मतलब बेहोशी आएगी उससे, ठीक है। फिर है अल्सर्स, हर्पिस सराउंडेड बाय लिटिल पिंपल्स और पस्टुल्स एंड स्प्रेड बाय कोएलेसिंग। अल्सर्स, हर्पिस अगर हैं जिसके अराउंड छोटे छोटे पिंपल्स एंड पस्टुल्स हैं, और जो स्प्रेड होते हैं कोएल्स होके, मतलब कि जो कोएल्स मतलब कि ग्रुप्स में फॉर्म होना या कंबाइन होना, ठीक है, जो कंबाइन होकर स्प्रेड करते हैं तो उसमें हम हेपार देते हैं। फिर है मिडल ऑफ लोअर लिप क्रैक्ड, अगर लोअर लिप का जो मिडल है वो क्रैक्ड हो जाए तो उसमें हम हेपार सल्फ अमोनियम कार्ब देंगे, नेट्राम्योट देंगे। लेकिन अगर क्रैक्स जो है वो कमीशर्स में, जो कमीशर्स मतलब किनारों पे, तो उसमें हम क्यूंड करके मेडिसिन है वो देंगे। फिर है आई बॉल्स, सो टू टच, पेन एज इफ़ दे वुड बी पुल्ड बैक इनटू हेड, ओलियंडर, पेरिस क्वाड्रिफोलिया। इनके आई बॉल्स जो होते हैं उसमें पेनफुल होता है अगर टच किया जाए तो, और जो पेन है वो ऐसा होता है जैसे कि उनके आई बॉल्स जो हैं वो वापस हेड की तरफ पुल किया कर दिए जाएंगे, तो ये हमें हेपार सल्फ में देखने को मिलता है। इसके अलावा ओलियंडर एंड पेरिस क्वाड्रिफोलिया भी रेमेडी है। फिर है डायरी ऑफ चिल्ड्रन विद सार स्मेल, कैलकीरिया, मैग्नीशियम कार, चाइल्ड इन स्टूल हैव अ सार स्मेल, र्यूम, क्ले कलर्ड स्टूल, कैलकीरिया, पोडोफाइलम। डायरिया अगर है उन बच्चों में जिनका सारे स्मेल होता है डायरिया में, मतलब खट्टा स्मेल होता है, तो उसमें हम हेपार सल्फ देंगे। इसके अलावा हम कैलकीरिया, मैग्नीशियम कार भी सोच सकते हैं। चाइल्ड एंड स्टूल है वो सारे स्मेल, जो बच्चा है और जो स्टूल होता है दोनों में अगर सारे स्मेल है, ठीक है, तो र्यूम सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि डायरिया में है सिर्फ सारे स्मेल हेपार सल्फ में, कैलकीरिया में, मैग्नीशियम कार में। लेकिन अगर चाइल्ड एंड स्टूल दोनों में सारे स्मेल है तो उसमें र्यूम सोच सकते हैं। क्ले कलर्ड स्टूल, कैलकीरिया, पोडोफाइलम। जो स्टूल है वो क्ले कलर्ड है, ठीक है। क्ले कलर्ड स्टूल होने का मतलब कि बाइल एब्सेंट है, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस हो सकता है। तो अगर क्ले कलर्ड स्टूल है तो उसमें कैलकीरिया और हेपार सल्फ एंड पोडोफाइलम भी सोच सकते हैं। कैलकीरिया, पोडोफाइलम, हेपार सल्फ में क्ले कलर्ड स्टूल होगा। पोडोफाइलम में भी इसलिए क्योंकि उसमें भी लीवर की प्रॉब्लम होता है। कैलकीरिया भी सोचेंगे और हेपार सल्फ भी। नेक्स्ट है स्वेट्स प्रोफ्यूजली डे एंड नाइट विदाउट रिलीफ। हेपार सल्फ की जो स्वेटिंग होती है वो प्रोफ्यूजली बहुत ज़्यादा होती है दिन के टाइम में, रात के टाइम पे, विदाउट रिलीफ, बिना रिलीफ के, ठीक है। पर्सपिरेशन सार, मतलब उसके जो पसीना होगा वो बहुत ही सार होगा, ऑफेंसिव मतलब बदबूदार होगा, सार मतलब खट्टा होगा, ठीक है। ईजिली आसानी से पसीना आ जाएगा और दिन और रात में प्रोफ्यूजली आएगा बिना रिलीफ के। और स्वेट जो होगा वो होगा ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन सुराइनम सीपिया। इसकी जो स्वेटिंग होगी वो होगी जब भी कोई मेंटल एक्सर्शन वाला काम करेगा या फिजिकल एक्सर्शन वाला काम करे तब उसको स्वेटिंग आएगी हेपार सल्फ को। इसके अलावा इसमें और 2 रेमेडीज है, सुराइनम एंड सीपिया करके। रिलेशंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री है टू कैलेंडुला इन इंजरीज ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स, अगर सॉफ्ट पार्ट्स की इंजरी है तो कैलेंडुला की कॉम्प्लीमेंट्री है। हेपार जो है वो एंटीडोट करता है बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी एंड अदर मेटल्स, आयोडीन, आयोडाइड ऑफ पोटैश, कॉड लिवर ऑयल, वेंडर्स पेशेंट्स लेस ससेप्टेबल टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड कोल्ड एयर। जो हेपार है वो एंटीडोट करता है मरकरी के बैड इफेक्ट को एंड दूसरे मेटल्स के बैड इफेक्ट को, आयोडीन के बैड इफेक्ट को, आयोडाइड ऑफ पोटैश के बैड इफेक्ट को एंटीडोट करता है, कोड लिवर ऑयल के बैड इफेक्ट को एंटीडोट करता है, और रेंडर्स पेशेंट्स लेस ससेप्टेबल टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड कोल्ड एयर, और ये पेशेंट को
मतलब कि लेस ससेप्टेबल बनाता है एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए, क्योंकि लेस ससेप्टेबल हो तभी तो उसका वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। और अगर ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो इजीली अफेक्ट हो जाएगा बाय द एटमॉस्फेरिक चेंज। तो हेपार जो है वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए लेस ससेप्टेबल बनाते हैं पेशेंट्स को, एंड कोल्ड एयर, और कोल्ड एयर के लिए भी लेस ससेप्टेबल बनाते हैं हेपार पेशेंट्स को। फिर कंपेयर कर सकते हैं हम इसको, द सॉलिड स्किन इन्फेक्शंस ऑफ सल्फर आर ड्राई, ईचिंग, एमुलेट बाय स्क्रैचिंग एंड नॉट सेंसिटिव टू टच, while in hepatic the skin is unhealthy, separating moist and extremely sensitive to touch। जो सॉरी स्किन इन्फेक्शन सल्फर के वो ड्राई होंगे, मतलब कि जो स्किन इन्फेक्शन सल्फर के उसमें हमें ड्राइनेस देखने को मिलेगा, ईचिंग देखने को मिलेगा, जिसमें कि स्क्रैचिंग से आराम है, और ये सेंसिटिव नहीं है, एंड नॉट सेंसिटिव टू टच, और टच के लिए सेंसिटिव नहीं होगा ये, ठीक है। मतलब कि जो हमारे जो सल्फ़र के स्किन इन्फेक्शंस है, ठीक है, वो टच से सेंसिटिव नहीं है, जबकि हेपार सल्फ के जो स्किन इन्फेक्शंस हैं वो अनहेल्दी होगा, सुपरेटिंग होगा, मॉइस्ट होगा, और एक्सट्रीमली सेंसिटिव होगा टच के लिए। मतलब ये कंपैरिजन क्या है कि सल्फ़र एंड हेपार सल्फ के स्किन इन्फेक्शंस में क्या डिफरेंस है। जो सल्फ़र के स्किन इन्फेक्शंस हैं वो कैसे होंगे, वो ड्राई होंगे, ईचिंग होगा, जिसमें एमुलेशन होगा स्क्रैचिंग करके, और नॉट सेंसिटिव टू टच सेंसिटिव नहीं होगा। लेकिन हेपार सल्फ के जो स्किन इन्फेक्शंस है वो ईचिंग वो अनहेल्दी होगा स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है, इतना अनहेल्दी कि थोड़ी सी भी इंजरी होने पे सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, मॉइस्ट होगा, जबकि सल्फर में ड्राई था, यहाँ पे मॉइस्ट है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें क्या है मॉइस्ट के बाद कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, क्योंकि उसको इतना पेन है कि वो थोड़ा सा भी टच सह नहीं सकता अपने स्किन अफेक्शंस वाले पार्ट में। तो 4 पॉइंट कौन से पार्ट सेल्फ की कि मॉइस्ट है इसका स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, और क्या है एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच है, अनहेल्दी है, और सेपरेशन वाला है। और सल्फर में है ड्राई है, ईचिंग है, एमुलेट करते स्क्रैचिंग से, ठीक है, एंड नॉट सेंसिटिव टू टच है। एग्रीवेशन देखते हैं, पार्ट सेल्फ का एग्रीवेशन होता है पेनफुल साइड में लाई करने से, क्योंकि मान लो पेनफुल जो साइड अफेक्टेड है पेनफुल साइड, उसमें स्किन इन्फेक्शन है, तो अगर वो साइड लाई करे तो वो साइड जो टच कर रही होगी किसी सरफेस से, तो इसलिए लाइंग ऑन पेनफुल साइड से एग्रीवेशन है। काली कार्बन और आयोडीन को भी पेनफुल साइड में लाई करने से एग्रीवेशन होता है, ठीक है। और अभी हमने बेराइटिक कार्ब भी पढ़ा था, उसमें भी था लाइंग ऑन पेनफुल साइड से एग्रीवेशन था, ठीक है। फिर कोल्ड एयर से एग्रीवेशन है, पार्ट सेल्फ को अनकवरिंग से एग्रीवेशन है, नक्स ओमेगा को भी अनकवरिंग से एग्रीवेशन है, ठीक है, पार्ट सेल्फ की तरह। और ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स से एग्रीवेशन है, टचिंग द अफेक्टेड पार्ट से एग्रीवेशन है, अब्यूज़ ऑफ मरकरी से एग्रीवेशन है, ठीक है। उसके बाद एमुलेशन है, इसको वार्मथ से इन जनरल, आर्सेनिक को भी वार्मथ से आराम है, रैपिंग अप वार्मली अगर रैप किया है किसी एरिया को तब उससे आराम है, स्पेशली हेड को वार्मली रैप करने से आराम है। ऐसे हमारे पास और दो रेमेडीज़ है, सोराइनम एंड सिलिशिया इन डैम्प वेट वेदर, जो डैम्प वेट वेदर है उसमें आराम है, जबकि इसके ऑपोजिट था नेट्रम सल्फ, सॉरी इन डेप्थ वेट वेदर से आराम है। हाँ, इसका ऑपोजिट, हाँ मैं सही बोल रही हूँ, इसका ऑपोजिट था नेट्रम सल्फ, क्योंकि नेट्रम सल्फ को डैम्प वेट वेदर से दिक्कत थी, ना कि आराम। और जैसे इसको कोल्ड एयर में आराम है, ठीक है, कोल्ड एयर में एग्रीवेशन है पार्ट सल्फ को, तो नेट्रम सल्फ को ड्राई एयर में आराम मिल रहा था, ड्राई वेदर में आराम मिल रहा था बेसिकली, लेकिन डैम्प वेट वेदर में दिक्कत हो रहा था उसको। और कौन सी रेमेडीज़ है, कॉस्टिकम, नक्स ओमेगा, ठीक है, इनको भी क्या है डैम्प वेट वेदर में आराम है, ठीक है। और नक्स ओमेगा जो है वो रिवर्स है नेट्रम सल्फ का, क्योंकि नक्स ओमेगा और कॉस्टिकम को हेपार सल्फ को आराम है डैम्प वेट वेदर में, और नक्स ओमेगा को अनकवरिंग से दिक्कत है, जबकि ऑपोजिट है ये नेट्रम, क्योंकि नेट्रम को डैम्प वेट वेदर से दिक्कत हो रही थी, जबकि इसको इन दोनों को आराम है।